एस कासमी मीडिया में खुशामदीद। मुल्क का संसद शुरू हो चुका, उसके बाद लगातार स्थगित करना पड़ा और उसके बाद मुल्क के प्रधानमंत्री खड़े हुए संसद के सामने और भाषण दे रहे हैं और भाषण देकर सिखा रहे हैं कि परफॉर्म कैसे करना चाहिए, ड्रामा नहीं करना चाहिए, डिलीवरी करना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि मोदी साहब जो खुद करते हैं वही दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अब आप बतलाइए, मोदी साहब से ड्रामा बेहतर कौन कर सकता है? मोदी साहब मंदिर में जाते हैं, जिस तरह का वो कपड़े पहनते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, समझ में ही नहीं आता कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या मंदिर के पुजारी हैं। मोदी साहब विदेश जाते हैं, जबरदस्ती हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसमें उंगली लगा देते हैं और फोटो ऐसे ऐसे खींची जाती है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया को बात करना वही सिखाते हैं। अब आप ही बतलाइए, उनसे बेहतर ड्रामा कौन कर सकता है? और संसद के न चलने पर मैं आपको दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। याद तो नरेंद्र मोदी साहब को भी होगी, लेकिन वो तो बताएंगे नहीं, गोदी मीडिया भी नहीं बताएगा। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूं, न्यूज दिखा रहा हूं उस बयान की। 2012 की ये न्यूज है, 7 सितंबर 2012, यानी तकरीबन 13-14 साल पुरानी बात है। सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की तब बड़ी नेता हुआ करती थी और कदावर नेता हुआ करती थी। बाद में उन्होंने, आपको याद है ना, कि जब सोनिया गांधी साहिबा के प्राइम मिनिस्टर के बनने की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना सिर मुड़वा दूंगी। खैर, वो बात सब छोड़ देते हैं। 7 सितंबर 2012 को उन्होंने कहा था कि संसद को चलने न देना भी अन्य लोकतंत्रों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। यानी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो संसद को नहीं चलने देना भी डेमोक्रेटिक तरीका था, और ये कोई और नहीं कह रहा था, ये उनकी सीनियर लीडर सुषमा स्वराज कह रही थी। 2012 में सितंबर के महीने में जब लगातार संसद को रोकने के लिए, संसद की कार्रवाई को बाधित करने के लिए पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। और सुन लीजिए, 30 जनवरी 2011, उसके यानी उसके एक साल पहले की बात है, अरुण जेटली साहब जब यही सारी हरकतें ये लोग कर रहे थे, बीजेपी के लोग कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, तो उन्होंने, अरुण जेटली साहब ने एक बयान दिया था और बयान में उन्होंने कहा था संसदीय विरोध जो है, यानी संसद को न चलने देना, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं है, ये भी डेमोक्रेटिक का हिस्सा है। तो जब खुद विपक्ष में थे और संसद को चलने नहीं दे रहे थे, तब डेमोक्रेटिक ये तरीका था, डेमोक्रेटिक विरोध था। और अब जब विपक्ष ये काम कर रहा है और खुद सत्ता में है तो उनको ये ड्रामा लग रहा है। एक और बयान याद दिला देता हूं आप हजरात को, अरुण जेटली साहब ही का बयान है। उन्होंने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, यानी जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी है कि वो संसद को चलाए। सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी हुई है? भाजपा, बीजेपी। तो सत्ता को चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी साहब की है, तो संसद को चलाने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी साहब की भी होगी। संसद क्यों नहीं चलती है? संसद इसलिए नहीं चलती है कि जनता के सवालात विपक्ष पूछना चाहता है और सरकार किसी भी तरह से टाइम पास करना चाहती है और चाहती है कि जब तक उन सवालों पर बहस ही ना हो, जब एक दिन बचा रहे तो फटाफट अपनी पसंद के बिल पास करा लिए जाए। इस समय जनता का सबसे बड़ा सवाल क्या है? SIR। कल मैं एक वीडियो देख रहा था भाई, उत्तर प्रदेश में जिस BLO ने वो हरकत की है, खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी जान दी है, मैं उनका वीडियो देख रहा था और वो वीडियो देख के सच पूछिए मेरी आंखें भर आई। मैं सोच रहा था कि जब टीचर वो बने होंगे, मास्टर बने होंगे, सरकारी स्कूल में वो मास्टर बने होंगे, तो उनके घर में कितनी खुशी हुई होगी कि एक बच्चे को रोजगार मिल गया, शादी हुई होगी, बच्चे पैदा हुए होंगे और इतने सालों से तमाम सारी जिम्मेदारियां वो निभाते हुए अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज, SIR का नाम से एक ऐसी चीज उनके सर पर डाल दी गई जिसके लिए ना तो कोई ट्रेनिंग थी ना कुछ था, और जबरदस्ती इस डेट तक, इस तारीख तक पूरा करने की डेडलाइन उनके ऊपर डाल दी गई। और आप सोचिए वो कितना टूटे हुए होंगे, कितनी मानसिक स्थितियों से वो गुजरे हुए होंगे, कितने उनके ऊपर हालात आए होंगे कि 3 बच्चियां जिसके घर में हो, सारी जिम्मेदारी हो, परिवार हो, वो दुनिया छोड़कर अचानक चला जाता है। और वो अकेले नहीं है, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर बंगाल तक, फिलहाल कितनी जगहों पर ये सारी चीजें हो चुकी हैं। कितने BLOs ने अपनी जानें कुर्बान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। कल सिंघवी साहब बहस कर रहे थे और बहस करते वक्त उन्होंने जो पॉइंट्स बयान किए, जो पॉइंट्स दिए हैं, उनको पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये SIR का पूरा प्रोसीजर जो है वो संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक है। अब देखते हैं जज साहब
उसके ऊपर क्या फैसला देते हैं। उसी एसआईआर पर बहस करना चाहता है विपक्ष। आज देश में ज्यादातर लोग इस बात को समझ रहे हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भक्त भी जानते हैं कि एसआईआर जो लाया जा रहा है वो चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की एक षड्यंत्र है, साजिश है कि सारी की वोटर लिस्ट को ऐसा बना दो कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी कभी जीत ही ना पाए। बीजेपी के भक्त इसीलिए चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उनका फायदा इसमें हो रहा है। अब इतना बड़ा सवाल जब देश के सामने है तो विपक्ष संसद के अंदर अगर ये सवाल नहीं पूछेगा, इस पर बहस करने की मांग नहीं करेगा, तो क्या वो नरेंद्र मोदी साहब के रोज बदलने वाले कपड़ों की तारीफ करेगा? क्या वो नरेंद्र मोदी साहब के भाषण पर तालियां बजाएगा और तहकाए लगाएगा? क्या करने के लिए है विपक्ष वहां पर? विपक्ष तो सवाल पूछने के लिए है ना। असल में संसद के अंदर बहस न करवाकर विपक्ष की आवाज को और विपक्ष के बहाने से जनता की आवाज को, 1.5 अरब आवाम की आवाज को दबाया जा रहा है। और उसके बाद परफॉर्मेंस इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया नरेंद्र मोदी साहब ने। वो परफॉर्मेंस एक तस्वीर में मैं आपको दिखा देता हूं। ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है। ये तस्वीर आपको बताती है जो हमारा रुपया है ना, वो डॉलर के मुकाबले में नेहरू जी साहब के टाइम में क्या था, इंदिरा गांधी के टाइम में क्या था, शास्त्री जी के टाइम में क्या था, राजीव गांधी और मुरारी जी के टाइम में क्या था, अटल बिहारी जी के टाइम में क्या था, और अब नरेंद्र मोदी साहब के टाइम में कैसे गड्ढे के अंदर चला गया हमारे इस देश का रुपया। यहां से शुरू होता है, नीचे चला जाता है। जब नरेंद्र मोदी साहब विपक्ष में थे तो वो खुद कहते थे कि रुपया नहीं गिरता है, प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अगर उनकी बात को माना जाए तो इस वक्त प्रधानमंत्री की इज्जत 2 कौड़ी की भी रह गई है। जब हमारा रुपया जो है वो करीब 90 रुपए खर्च करेंगे तो $1 मिलेगा। 100 रुपए से ज्यादा अगर हम अपने पैसे को खर्च करेंगे तो 1 पाउंड मिलेगा। 100 रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे तो 1 यूरो मिलेगा। 250-300 रुपए खर्च करेंगे तो ओमान की एक करेंसी मिलेगी। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर होती जा रही है, लगातार बेहतर होती जा रही है। नेपाल की करेंसी हमसे जरा सा पीछे रह गई है, सिर्फ ₹1.5 के करीब पीछे रह गई। श्रीलंका की करेंसी हमसे जरा सा पीछे रह गई है। पाकिस्तान की करेंसी हमसे जरा सा पीछे रह गई है। हम लगातार रोज बरोज गड्ढे के अंदर जा रहे हैं और आईएमएफ हमसे कह रहा है कि तुम सी ग्रेड का जो डाटा दे रहे हो वो गलत डाटा दे रहे हो। जो तुम डाटा में दिखा रहे हो महंगाई कम हुई है और विकास हो रहा है इस देश के अंदर, वो फर्जी डाटा है। ये कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और टॉप हमने किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने के मामले में। सबसे ज्यादा लोन अगर इस दुनिया के अंदर किसी ने लिया है तो वो हमारी इस सरकार ने लिया है। ये परफॉर्मेंस और डिलीवरी सिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। डिलीवरी उनको आती है, परफॉर्मेंस उनको आता है। जब चुनाव आता है तब आपकी गाय चुरा ले जाएंगे, भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। ये परफॉर्मेंस देते हैं। तब मंदिरों में जाकर परफॉर्मेंस देते हैं, तब जनता के बीच में जाकर वो परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद डिलीवरी आसमान में पहुंच जाती है। एक डिलीवरी दिल्ली वालों को खास तौर पर मैं याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था, लोगों से यह कहा था कि जब वो सत्ता में आएगी तो 2,500 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में, हर महिला के कोटे में जाएगा। सरकार बने हुए 5-6 महीने गुजर गए, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, दिल्ली की औरतें इंतजार कर रही हैं। 2,500 रुपए अब अगले चुनाव में आएगा। ये डिलीवरी है। और डिलीवरी में और बता देता हूं, नरेंद्र मोदी साहब को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मौसम का मजा लीजिए। अरे मौसम का मजा तो आप ले सकते हैं। आप जहां जाएंगे वहां अगल बगल एकदम खूबसूरत माहौल होगा। आम जनता को क्या मदद मिलेगी जो पॉल्यूशन में ऐसी डूबी हुई है कि आज मैं खबर पढ़ रहा था कि एक महिला, एक खातून अधिकारी को लंग कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने जब देखा कि इस महिला ने तो एक सिगरेट भी जिंदगी भर नहीं पी, फिर इसको कैसे लंग कैंसर हो गया, तो समझ में आया कि दिल्ली की, मुल्क की राजधानी की जहरीली हवा में सांस लेने से लंग कैंसर हो गया। यानी अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, मुल्क की राजधानी में रहते हैं, तो आपको सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही आपको लंग कैंसर हो सकता है। ऐसे मौसम का मजा लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। अरे मजा तो आप लोग लेंगे, अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे, कभी वहां चले जाएंगे, कभी यहाँ चले जाएंगे, आपके मंत्री मजा लेंगे, विदेश निकल जाएंगे, उनके घरों में, उनके बगलों में शानदार एयर प्योरीफायर लगे होंगे और जाने क्या क्या लगा होगा। दिल्ली का आम नागरिक तो पानी भी अगर पीना चाहे वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा। अगर हमें साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा। सड़कें चलने के काबिल नहीं है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है तो महंगी फीस वाले स्कूल में डालिए। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर लाखों रुपए फूंक दीजिए और सरकार को टैक्स पर टैक्स देते रहिए, ताकि सरकारी मंत्री और प्रधानमंत्री साहब शानदार हेलीकॉप्टर में चल सकें, शानदार बंगलों में रह सकें, महंगे सूट पहन सकें, उनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ सकें और सारे मजे सिर्फ और सिर्फ उनके और उनके भ्रष्ट अधिकारियों के लिए हो। आम लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ संकट है, मुश्किलात हैं। आखिर हम टैक्स क्यों देते हैं? आप यूरोप जाकर देखिए, वहां भी बड़ा हाई टैक्स लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स है। 30% सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं देखिए वहां की। बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। कोई बीमार पड़ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि इलाज फ्री है। शानदार सड़कें मौजूद है, पोल्यूशन जीरो है, हर तरह की सुविधा है, बसें हैं, ट्रेन से क्या नहीं है। और यहाँ हम टैक्स पर टैक्स दिए जा रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी टैक्स दे रहे हैं। अगर साबुन की एक टिक्की भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है और बदले में क्या मिलेगा? ठेंगा। बदले में मिलेगा नरेंद्र मोदी साहब के नाटक का परफॉर्मेंस, मोदी साहब के भाषण का परफॉर्मेंस। और सवाल अगर उठाए विपक्ष और अगर कोई भी पत्रकार, आजाद पत्रकार सवाल उठाए तो मिलेगा डंडा। वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं, इस तरह की वीडियोस पर कई बार यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन हालात ये है कि जेपी नड्डा साहब एक जगह भाषण दे रहे थे, सामने उनका एक सुरक्षा कर्मी बीमार पड़ के जमीन पर गिर पड़ा। ना भाषण रुका, ना मंच पर बैठा कोई एक आदमी नीचे ये देखने को आया कि जो सुरक्षा कर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करता है उसको क्या हो गया है। ये मानवता है इन लोगों के अंदर, भाजपा के अंदर। और ये डिलीवरी सिखाएंगे, गजब की डिलीवरी दी है। सड़कें ऐसी बनाई है कि बस बारिश शुरू हुई और गड्ढे शुरू हो गए और ये डिलीवरी देंगे। ये सारे किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे और जब किसान एमएसपी मांगने आए तो उनको लाठियां मिलने लगी, मौतें मिलने लगी। क्या क्या नहीं हुआ उन लोगों के साथ, किसानों के साथ। ये हर आदमी के सर पर छत दे रहे थे और बुलडोजर लगातार छतों को गिरा रहा है। बनते हुए घर तो कहीं नहीं दिखाई देते। राज्यसभा, लोकसभा दोनों जगह यही मांगे की गई थी। राज्यसभा में आपके सांसद ने नोटिस दी थी और लोकसभा में भी यही नोटिस दी गई थी कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए, एसआईआर पर चर्चा हो जाए। इसलिए चर्चा जरूरी है कि देश भर के अंदर जिस तरह से जल्दबाजी में वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो चिंता पैदा करने वाली हैं। एक एक घर में 250 लोगों को लिस्ट करना, जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों की सूची में डाल देना और उनके नाम कैंसिल कर देना, मरे हुए लोगों के नाम होना, यहाँ के लोगों का नाम, वहां के लोगों का नाम, या इस तरह की वोटर लिस्ट बनाई जा रही थी। बीजेपी का बंदा हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वोट देता है, दिल्ली के अंदर भी वोट देता है, बिहार में भी जाकर वोट देता है। इस तरह की तमाम सारी चीजें आई जिनसे एसआईआर पर सवाल उठने लगा और सवाल लगातार उठ रहे हैं और यही बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रही है। ऐसे में अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, एसआईआर पर बहस हो, तो इसमें क्या गलत हो रहा है? एक नागरिक की तरफ से आप सोचिए कि अगर आप इस मुल्क में ऐसी वोटर लिस्ट बन जाएगी कि दूसरी कोई पार्टी जीत ही ना सके, तो ये देश के हित में है या देश के अनहित में है? ये हमारे डेमोक्रेटिक का हिस्सा या अनडेमोक्रेटिक का हिस्सा है? मोदी साहब बस चाहते हैं कि जो 10 बिल लेके आने वाले हैं खटाखट वो पास हो जाए। इसके अलावा संसद में वो कुछ नहीं चाहते हैं। बीजेपी के लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो संसद में भी नहीं है। आते हैं, मोदी साहब ओपनिंग भाषण देते हैं, उसके बाद सीधे क्लोजिंग भाषण देने आ जाते हैं, बीच में कहीं भी दिखाई वो नहीं देते हैं। विपक्ष के लिए कितना सम्मान है, ये इस बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और जब सर्वदलीय बैठक होती है जहां सारे विपक्षी दल उनको आंखें मूंद कर समर्थन दे देते हैं,
उस बैठक में केवल एक आदमी नहीं होता और उसका नाम है नरेंद्र मोदी साहब। युद्ध जैसे माहौल में भी सर्व पार्टी बैठक में, ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी साहब जाते ही नहीं है और वो विपक्ष को सीख दे रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि बस संसद हमारी आजकल की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरह हो जाए, जहां पर डिग्री तो मिलती है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि संसद में बिल तो पास होते चले जाए, जो जो वो चाहे इस देश का कानून अपने हिसाब से बदलते चले जाए, लेकिन जनता के मुद्दों पर कोई बहस ना हो, कोई चर्चा ना हो। ये उनकी इच्छा है कि जहां भी जनता के मुद्दे पर बहस हो उसको किसी भी तरह से रोक दो। अगर कोई टीवी चैनल जनता के मुद्दे पर बहस कर रहा है तो ऐसे पत्रकारों को बाहर निकलवा दो। यूट्यूब चैनल अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो नया कानून ले आओ ताकि उनकी जबान बंद की जा सके। कोई पत्रकार कर रहा है तो उसको उठाकर गिरफ्तार कर लो। अगर कोई सोनम वांगचुक जैसा ऐसी बात कर रहा है तो उसको पाकिस्तान और चाइना के एजेंट बना दो। और अगर संसद में ऐसी बातें हो रही है तो संसद ही न चलने दो ताकि विपक्ष मजबूर होकर बाहर चला जाए और उसके बाद विपक्ष का मजाक उड़ाया जा सके। कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी और संसद में है, उन्होंने पीएम के डराने वाले बयान पर पलटवार कर दिया। कहा कि चुनाव की स्थिति, एसआईआर और प्रदूषण बड़े मुद्दे हैं, आइए उन पर चर्चा करें। संसद है किस लिए? ये ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उन्हें उठाना ये ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब है विपक्ष के लोगों को बोलने न देना और चर्चे न होने देना। नाज़रीन किराम, अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप ही तय कीजिए कि एसआईआर, प्रदूषण और चुनाव पर संसद के अंदर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा आप क्या समझ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ड्रामा कौन कर रहा है, विपक्ष कर रहा है या फिर नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं? मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, जहां जरूरी होगा इंशाअल्लाह वहां उत्तर भी दूंगा, जवाब भी दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियोस को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मजबूत आवाज बनूं और हर हिंदुस्तानी के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाऊं, तो आपका सपोर्ट और आपका साथ मेरे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आवाज को और ज्यादा मजबूत करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।